हेलो एवरीवन, ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता ही चल गया है कि एनटीएससी का पेपर 13 दिसंबर से, तो जम की पढ़ाई में लग जाइए। और आपकी तैयारी के लिए हम डेली लेके आते हैं टॉप 40 सोशल साइंस के क्वेश्चन, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन जो है पहले आप अपना रिप्लाई कर लीजिएगा, फिर चेक करिएगा कि क्वेश्चन आपका सही है कि नहीं। इस प्रकार से आपका एक मॉक टेस्ट सोशल साइंस का टॉप 40 क्वेश्चन का हो जाएगा और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से होने लगेगी। और आप कोशिश करिएगा वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, ताकि ये बिल्कुल क्वेश्चन जो है आपके माइंड में बैठ जाए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो नए सब्सक्राइबर है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे आपको प्रॉब्लम क्या है। और थोड़ा एडजस्ट करिए हिंदी इंग्लिश का, क्योंकि जितने हिंदी की वीडियो मिल रहे हैं मैं बना रही हूँ, और जो इंग्लिश के मिल रहे हैं उनको मैं कन्वर्ट करके कर रही हूँ। तो ये पीक टाइम है आपका। ये नहीं सोचिए कि हमको हिंदी में चाहिए, ये सोचिए कि हमको समझ में आए, क्वेश्चन क्या है वो समझ में आना चाहिए। हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं रहता। क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगेगा उससे करिएगा, एक आइडिया आपको रहेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। यंग इटली के संस्थापक मैजनी ने नारा दिया। मैजनी द फाउंडर ऑफ यंग इटली कंडक्टेड द स्लोगन। जो मैजनी थे, जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी यंग इटली बनाया था, उन्होंने अपना जो नारा दिया था वो किसके बारे में दिया था, देखते हैं। गॉड यानी ईश्वर, रिवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी, पीपल यानी जनता, इटली यानी कंट्री। तो उन्होंने जो है क्रांतिकारी, जनता और इटली के बारे में नारा दिया था। तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 पे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 हमसे पूछ रहा है, द क्रेडिट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली गोज टू। इटली का एकीकरण का श्रेय जाता है, इटली का जो एकीकरण हुआ था उसका श्रेय किसको जाता है, उसका श्रेय जो है किसी एक पर्सन को नहीं जाता। इसको 3 लोगों ने किया था। कौन कौन ने? कैवर ने किया था, मैजिनी ने किया था, गरिबाल्डी ने किया था। यानी कि 1 2 4, 1 2 4 हमारा ऑप्शन है कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 पे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। मरखम नहीं है यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि मरखम कौन थे? एक रीजनल म्यूनिसिपलिटी ऑफ कनाडा, कनाडा के क्षेत्रीय म्यूनिसिपलिटीज थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन 1, 1 2 4। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू रशियन रिवोल्यूशन आर करेक्ट। जो हमको स्टेटमेंट दिए हुए 4 स्टेटमेंट, उनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो रशियन रिवोल्यूशन से के सत्य कथन दिया हुआ है। तो रूसी क्रांति से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? चलिए पढ़ते हैं। द रूल ऑफ जार निकोलस सेकेंड वॉज ऑपरेसिव। द रूल सेकेंड ऑफ का शासक उत्पीड़क था, बिल्कुल सही। वो बहुत ही उत्पीड़क, अत्याचार अपने मंत्री थे, नहीं वो किसी के प्रभाव में नहीं थे। थर्ड है हमारा, द माइनॉरिटी साइडेड विद द जार। अल्पसंख्यक जार के साथ रहे, नहीं, जार तो ऑपरेसिव था, उत्पीड़क था, तो अल्पसंख्यक उनके साथ क्यों रहेंगे? ये भी गलत है। फोर्थ है हमारा, रशियन रिवोल्यूशन ऑकर्ड ओनली इन मार्च 1970। रूसी क्रांति 1917 में हुई, ये 1917 में ही हुई, ये हमारा जो है सही है। सो राइट आंसर है हमारा 64 हमसे पूछ रहा है, लेनिन फाइनली स्ट्रेस्ड अपॉन। लेनिन ने अंततः जोर किस पे दिया था? लेनिन कौन थे? वो एक रशियन क्रांतिकारी थे और पॉलिटिशियन थे और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे। उन्होंने किस पे जोर दिया था? तो उन्होंने किस पे जोर दिया था देखते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ये नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री यानी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, सामूहिक फार्म, नियंत्रित पूंजीवाद, वॉर कम्युनिज्म। तो उन्होंने सामूहिक फॉर्म यानी कलेक्टिव फॉर्म में जोर दिया था और वॉर कम्युनिज्म पे जोर दिया था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज 2 and 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। विच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूट
इंडो चाइना। दिए हुए ऑप्शन में कौन कौन इंडो चाइना को कॉन्स्टिट्यूट करता है? हमको पता है कि इंडो चाइना जो है 5 कंट्री से मिलकर बना है। कौन कौन सी कंट्री है? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं वियतनाम है और लाओस है और कंबोडिया है। 1, 3, 4, 1, 3, 4 हमारा ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 हमारा किस में आंसर है? ये 1 कंबोडिया, लाओस और ये वियतनाम। 1, 3, 4 ये हमारा है ऑप्शन नंबर 2 में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, फिलीपींस इसका पार्ट नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। क्वेश्चन नंबर 66 हमसे पूछ रहा है ट्रिपल इंटेट 1907 कंप्राइज्ड ऑफ त्रिगुट 1907 में थे। त्रिगुट 1907 में कौन कौन थे? पहले हम जान लेते हैं त्रिगुट 1907 क्या था। त्रिगुट 1907 जो था ट्रिपल इंटेंट, ये 3 चीज़ों से बना था। फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी, एग्रीमेंट मतलब समझौता। तो ये जो है तो ये इसमें जो है कौन कौन शामिल था? इसमें हमारे शामिल थे रशिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन, यानी कि 1, 2 और रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन। 1, 2, 4, 1, 2, 4 हमारा ऑप्शन कहाँ पे है? ये है फर्स्ट में। 66 का हमारा हो जाएगा फर्स्ट। सो राइट आंसर इज फर्स्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। क्वेश्चन नंबर 67 हमसे पूछ रहा है ट्रिपल अलायंस 1882 कंप्राइज्ड ऑफ। त्रिगुट 1882 में कौन थे? हम जानते हैं ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली था। कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, यानी कि 1, 2, 3, 1, 2, 3 हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, 1, 2, 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। क्वेश्चन नंबर 68 हमसे पूछ रहा है हिंद स्वराज वॉज रिटन बाय विच राइटर। किस लेखक ने हिंद स्वराज लिखा था? तो हिंद स्वराज जो है तो हमारे लिखे थे महात्मा गांधी ने लिखा था। MK गांधी ने लिखा था। तो ही एक्सप्रेस हिज व्यू ऑन स्वराज, मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैकेनाइजेशन, इन सब के बारे में बताया था। उनकी और बुक कौन कौन थी? स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इंडियन होम रूल, यानी कि हिंद स्वराज, ये सब उनकी फेमस बुक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। क्वेश्चन नंबर 69 है महात्मा गांधी डिटरमाइंड टू स्टॉप विच मूवमेंट आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा घटना के बाद कौन से आंदोलन को गांधी जी ने बंद करने का निर्णय लिया था? ये था असहयोग आंदोलन, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। लाहौर कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929 डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ विच लीडर। किस नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लाहौर अधिवेशन में स्वतंत्रता घोषित हुई? तो ये कौन थे हमारे नेता थे? जवाहरलाल नेहरू। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। क्वेश्चन नंबर 71 हमसे पूछ रहा है कि हेनरी पटुलो एन ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ऑफ द व्यू। जो हेनरी पटुलो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था, उसका क्या विचार था? उसका विचार था कि इंडियन बहुत अच्छा कपड़ा बनाते हैं और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही कौन सा गलत है। एलिमिनेट मेथड यूज करेंगे। इंडिया डोंट प्रिपेयर क्लॉथ, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। तो उन्होंने कहा था इंडिया प्रिपेयर क्लॉथ, मतलब इंडिया कपड़ा बनाता है। भारतीय को कपड़े नहीं बनाए दिए जाने चाहिए, भारतीयों को कपड़े बनाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। और उन्होंने कहा था थर्ड, भारतीय कपड़ा विश्व में उत्कृष्ट है, बिल्कुल सही। इंग्लैंड में भारतीय कपड़ा बेहतर नहीं है, ये गलत। उन्होंने बोला था कि भारतीय कपड़ा जहाँ भी जाएगा वो हमेशा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन 3, दैट इज भारतीय कपड़ा विश्व में उत्कृष्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 हमसे बोल रहा है प्रिंटिंग प्रेस वॉज इंट्रोड्यूस टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 16th सेंचुरी बाय विच मिशनरी। किस मिशनरी के द्वारा प्रथम बार 16वीं सदी में छापा खाना भारत में आया? ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में
कर चुके हैं, तो आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन रिपीटेड बार बार हो रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जो मैं आप लोग को वीडियो करवा रही हूँ उसको 3 से 4 बार सारी वीडियो देखिएगा सोशल साइंस के, और जो सर ने मैथ्स के बनाए हैं, साइंस के बनाए हैं, सबके क्वेश्चन देखिएगा। मैक्सिमम 30 से 40 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपको बने बनाए क्वेश्चन मिल जाए, और बाकी जो 60 क्वेश्चन आएंगे उसको आप तैयार कर लीजिएगा 9th-10th की बुक पढ़ करके। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4, दैट इज पुर्तगाली ने सबसे पहले भारत में 16वीं शताब्दी में छापाखाना भारत में लाया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में। अब हमारा ज्योग्राफी पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 हमसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द क्रॉप विच इज कल्टिवेटेड इन द ट्रॉपिकल हाईलैंड ऑफ इंडिया एंड ग्रोज वेल पार्टिकुलरली ऑन लेटराइट सॉइल ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। भारत में उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि पर खेती की जाने फसल जो कर्नाटक एवं तमिलनाडु के लेटराइट मृदा में विशेष रूप से उपजाती है की पहचान करिए। तो वो कौन सी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु के लेटराइट मृदा में विशेष रूप से उपजाती है? तो वो है हमारी कॉफ़ी, यानी कि कहवा। सो राइट आंसर जो ऑप्शन 3, दैट इज कॉफ़ी, कहवा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। क्वेश्चन नंबर 74 हमसे पूछ रहे हैं एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री है, कृषि वानिकी, मुख्य रूप से किस राज्य में अपनाई जाती है? सो राइट आंसर ऑप्शन 2, दैट इज हरियाणा में कृषि वानिकी मुख्य रूप से अपनाई जाती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। क्वेश्चन नंबर 75 से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंट माउंटेन रेंज। उसमें बोला है कि नीचे दी हुई पर्वत श्रृंखला में कौन सी सबसे नई है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा श्रेणी, शिलोंग श्रेणी। तो हमारा सतपुड़ा श्रेणी जो है वो सबसे न्यू है। सो राइट आंसर जो ऑप्शन 3, दैट इज सतपुड़ा श्रेणी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। क्वेश्चन नंबर 76 हमसे पूछ रहा है सिमोगा माइन इज फेमस फॉर। सिमोगा जो माइन है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? वो है फेमस हमारे आयरन ओर के लिए। किसके लिए है? आयरन ओर के लिए। सो राइट आंसर ऑप्शन 1। और सिमोगा माइन हमारा कहाँ पे? वो कर्नाटका में है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। क्वेश्चन नंबर 77 हमसे पूछ रहा है द हेडक्वार्टर न्यूली फॉर्म सदर्न कोस्टल रेलवे जोन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। भारत में नव निर्मित दक्षिणी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा विशाखापट्टनम में है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। क्वेश्चन नंबर 78 हमसे पूछ रहा है अरेंज द गिवन माउंटेन रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन डायरेक्शन। दिए हुए पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि नॉर्थ से साउथ, सबसे पहले नॉर्थ वाले को रखेंगे, फिर साउथ आगे बढ़ते साउथ की ओर चलते जाएंगे तो देखेंगे कौन सा पर्वत श्रेणी आता है, उसके सीक्वेंस में हमें जमाना है। तो हम जानते हैं सबसे पहले हमारा नॉर्थ में है काराकोरम दिए हुए ऑप्शन में, फिर हमारा आएगा लद्दाख, फिर हमारा आएगा जास्कर, फिर हमारा आएगा पीर पंजाल। तो 1 2 3 4 ये वाला सीक्वेंस हमारे मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। क्वेश्चन नंबर 79 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। दिए हुए पेयर्स में कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है? हिमालय पर्वत, हिमालय माउंटेन, टर्सरी फोल्ड माउंटेन बिल्कुल सही है। दक्कन ट्रैप वोल्केनिक इरप्शन यानी दक्कन ट्रैप में ज्वालामुखी उद्गार होता है, ये भी बिल्कुल सही है। वेस्टर्न घाट पैलियोजोइक फोल्ड माउंटेन, नहीं ये फोल्ड माउंटेन नहीं है, ये गलत है। फोर्थ है हमारा अरावली माउंटेन प्री कैम्ब्रियन रिलिक्ट माउंटेन, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा गलत पेयर कौन सा है? ओनली 3। तो राइट आंसर जो ऑप्शन 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। क्वेश्चन नंबर 80 हमसे पूछ रहा है अ पर्सन वांट टू विजिट द नेशनल पार्क ऑफ कान्हा काजीरंगा दुधवा लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू मूव इन दिस कनेक्शन। एक आदमी जो है भारत के विभिन्न राज्यों में अवस्थित कान्हा काजीरंगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दर्शन करना चाहता है। इस संदर्भ में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की जरूरत नहीं है? चलो पहले पर देखते हैं कि ये नेशनल पार्क है कहाँ। कान्हा जो है हमारा मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में ज़रूरत है। काजीरंगा जो है हमारा असम में है, यहाँ भी जाना पड़ेगा घूमना है। तो दुधवा जो है हमारा उत्तराखंड में है। तो राइट आंसर है हमारा इसमें जो है हमारा उत्तराखंड है। वहाँ पे दिए हुए नेशनल पार्क में ऐसा कोई भी नहीं जो उत्तराखंड में, तो हमको उत्तराखंड में जाने की जरूरत नहीं है। सो राइट आंसर जो ऑप्शन 2, दैट इज उत्तराखंड।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। क्वेश्चन नंबर 81 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सॉइल्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर कवरेज एरिया। भारत में क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार मृदाओं के अवरोही क्रम में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है। ये हम जानते हैं कि क्षेत्रीय विस्तार के अकॉर्डिंग हमारा जो सही क्रम जो है, पहले एलुवियल सॉइल आएगा, फिर ब्लैक सॉइल आएगा, फिर रेड सॉइल आएगा, फिर लेटराइट सॉइल आएगा। मतलब पहले जलोढ़ मृदा आएगी, फिर काली मृदा आएगी, फिर लाल मृदा आएगी, फिर लेटराइट आएगी। और ये सीक्वेंस हमारा कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में। क्वेश्चन नंबर 82 हमसे पूछ रहा है मैच लिस्ट। हमको लिस्ट, पहला लिस्ट जो ट्राइब का है, मतलब जनजाति का है, दूसरा लिस्ट है हमारा स्टेट का है, और उनको मैच करना है। एंड करेक्ट आंसर हमको जो है उसके द्वारा सही उत्तर का चयन करना है। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। चलिए देखते हैं। बोडो, बोडो कहाँ के हैं? बोडो है हमारे असम के हैं। कहाँ के हैं? असम के, यानी कि ए का 3 है। ए का 3 कहाँ पे है? ए का 3 हमारा ऑप्शन नंबर 3 पे है। चलिए और देख लेते हैं। नागा जो है हमारे कहाँ के? वो नागालैंड के हैं। और ये जरावा जो है हमारे कहाँ के हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड के हैं। और माइना जो है मीना जो है हमारे राजस्थान के हैं। तो हमारा सीक्वेंस क्या बन रहा है? ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। सो ये सीक्वेंस हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। क्वेश्चन नंबर 83 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मीट गंगा फ्रॉम साउथ डायरेक्शन इन रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में छत्तीस दिशा के गंगा से मिलती है? तो ये हमारा कौन सी नदी है? सोन नदी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज ओनली बी। बाकी सब जो है तो दक्षिण से नहीं मिलती। कोसी, गंडक, घाघरा जो है बिहार के दक्षिण से नहीं मिलती हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। मैच लिस्ट 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। पहला लिस्ट जो है हमारा जल विद्युत प्लांट है, और दूसरा लिस्ट जो है हमारा रिवर है, यानी नदी है। तो हमको जो जल विद्युत प्लांट जिस नदी में है उसको मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। भाखड़ा, भाखड़ा कहाँ पे है हमारा? भाखड़ा है हमारा सतलज में, बिल्कुल सही। और पौंग कहाँ है हमारा? पौंग है हमारा ब्यास में। और सलाल कहाँ है? सलाल है हमारा चेनाब में। इडुक्की कहाँ है हमारा? पेरियार में है। तो हमारा जो सिक्वेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है? भाखड़ा जो है वो है हमारा भाखड़ा सतलज में था तो ए का 3, और पौंग जो था हमारा 1 में था तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ये सीक्वेंस हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। अब हमारा सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का पोर्शन शुरू हो गया है। क्या है क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग। निम्नलिखित में से कौन सत्ता साझेदारी के संबंध में सही है? पावर शेयरिंग जो होता है हमारे यहाँ पे उसके बारे में कौन सा सही है? यह विभिन्न सामूहिक समूहों के बीच संघर्ष जन्म देता है? बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं है, बल्कि सामूहिक संघर्ष जो कम हो जाता है, क्योंकि सबको बराबर का अधिकार मिलता है। यह देश के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। इट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही। अगर पावर शेयरिंग रहती है तो किसी एक पर्सन के पास ना हो करके बहुत सारे लोग के पास थोड़ी थोड़ी अधिकार रहता है, तो इससे क्या होता है कि ये देश की स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। थर्ड है हमारा, यह राष्ट्र की एकता को नज़रअंदाज करता है। इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन, गलत, बल्कि अगर पावर शेयरिंग नहीं रहेगी तब एकता नहीं रहेगी। चौथा है हमारा, यह निर्णय निर्माण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है, गलत। तो हमारा सबसे सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 2। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में। क्वेश्चन नंबर 86 हमसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अभिकेंद्रीय इकाई संघ का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो वो हमारा इंडिया का है, भारत का है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। क्वेश्चन नंबर 87 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज कम्युनिटी गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से किस देश में सामुदायिक सरकार है? किस देश में सामुदायिक सरकार है? तो ये है हमारे बेल्जियम में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। क्वेश्चन नंबर 88 हमसे पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन इन इंडिया। जो निम्नलिखित में से कौन भारत के सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? लैंग्वेज, हाँ वो तो आधार है, उस पर तो लोग बटे हुए हैं। रीजन के आधार पे भी बटे हुए हैं, कास्ट के आधार पे भी बटे हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य के आधार पे नहीं बटे हुए। वो सबके लिए बराबर है। जब किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो ये नहीं देखते कि कौन से कास्ट का है, कौन से धर्म का है,
वहाँ पे केवल ब्लड इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारे देश का सामाजिक विभाजन जो है स्वास्थ्य के आधार पर नहीं बना है, बाकी सब के आधार पर बना हुआ है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज स्वास्थ्य। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में। क्वेश्चन नंबर 89 हमसे पूछ रहा है द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड। नगर निगम का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है नगर आयुक्त यानी कि म्यूनिसिपल कमिश्नर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, इन डेमोक्रेसी पावर इज फाइनली कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ। डेमोक्रेसी में जो लोकतंत्र में अंतिम रूप से सत्ता जिनके हाथों में संक्रेदित रहती है वो कौन है? वो होती मतदाता, क्योंकि लोग जो है तो अपने वोट के हिसाब से ही अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है? मतदाता यानी इलेक्टोरेट। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में। क्वेश्चन नंबर 91 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड लाइफ लाइन ऑफ डेमोक्रेसी। निम्नलिखित में से लोकतंत्र की जीवन रेखा माना जाता है, किसको जीवन रेखा माना जाता है? वो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 92 हमसे पूछ रहा है इन विच कंट्री पॉलिटिकल पार्टीज केम इनटू एग्जिस्टेंस फर्स्ट। किस देश में सर्वप्रथम राजनीतिक दल अस्तित्व में आया था? तो हमारे ब्रिटेन में आया था सबसे पहले राजनीतिक दल ब्रिटेन में आया था। फिर उन्होंने जो है बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बना के रखा था, कॉलोनी बना के रखी थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज ब्रिटेन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। अब हमारा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पोर्शन आ गया है। चलिए फटाफट इसको भी कर लेते हैं। क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। दिए हुए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट है, कथन है जो सही नहीं है? देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर हैज़ नॉट इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन। उत्पादन के अनुपात में सेवा क्षेत्र में उस हद तक रोजगार में वृद्धि नहीं होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पर उत्पादन तो अच्छा हो रहा है, मतलब कि कहा जाए तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से बहुत अच्छा उत्पादन वहाँ पे हो रहा है, लेकिन जिस वे पे उत्पादन वहाँ पे हो रहा है उस वे पे वहाँ पे रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है हमारा वर्किंग इन द टर्शियरी सेक्टर प्रोड्यूस गुड। जो तृतीय क्षेत्र में कार्यरत लोग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हम सेवा का निर्माण करते हैं, तो ये हमारा सेकंड वाला गलत है। थर्ड है हमारा द एक्टिविटी इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र परस्पर निर्भर नहीं होते हैं, गलत। ये आपस में निर्भर होते हैं, क्योंकि प्राथमिक में खेती वगैरह का काम होता है, जब वो हो जाता है तो उसको जो है सेकेंडरी में ले जा करके मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। फिर जब वो प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसको टर्शियरी सेक्टर में ले जा करके सेल करते हैं, बेचते हैं। तो ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा जो दिया है वो गलत है। फोर्थ है हमारा मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी, गलत है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अधिकार रोजगार सुरक्षा मजा लेते हैं, नहीं। असंगठित में जो है तो रोजगार सुरक्षा नहीं मिलता है, ये गलत है। फिफ्थ है अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लेबर इन इंडिया आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। भारत में श्रमिकों का एक बड़ा भाग असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हमको इसमें पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो ये गलत है हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये कहाँ पे हमारा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हैं। क्वेश्चन पूरा नहीं आया पाया था, स्क्रीन छोटी है। चलिए अब हम कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में। क्वेश्चन नंबर 94 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इन इकोनॉमी। किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? चलिए देखते हैं। डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा के साथ लेन देन, ये रिजर्व बैंक का काम है, बिल्कुल सही है। कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना, ये भी सही है। कंट्रोलिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, ये नहीं है, ये रिजर्व बैंक का काम नहीं है। फोर्थ है हमारा एक्टिंग एज अ बैंकर्स बैंक, यानी कि जो बैंक है हमारे उनका बैंकर बनना, ये बिल्कुल सही है। आरबीआई जो है तो जो बाकी कॉमर्शियल बैंक है उनका बैंकर्स बनता है, उनको लोन देता है, उनसे पैसे लेता है, ऐसा काम करता है। तो इसमें हमें पूछा कौन सा कार्य नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 3, कंट्रोलिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी खर्च पर नियंत्रण करना, तो ये हमारा गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। इफ सेविंग एक्सीड इन्वेस्टमेंट देन, यानी बचत निवेश से अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा? तब हमारे राष्ट्रीय आय में गिरावट आएगी, यानी कि नेशनल इनकम
कम हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज नेशनल इनकम विल फॉल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में। क्वेश्चन नंबर 96 हमसे पूछ रहा है विच इंडिकेटर्स आर यूज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है? चलिए देखते हैं। जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाँ ये यूज किया जाता है। शिक्षा, एजुकेशन, ये भी यूज किया जाता है। जीवन प्रत्याशा दर यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, हाँ ये भी यूज किया जाता है। कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट, नहीं ये जो है तो मानव विकास सूचकांक में नहीं लाया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 पे है। राइट आंसर ऑप्शन 2। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में। क्वेश्चन नंबर 97 हमसे पूछ रहा है, फिर से आपका ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? पहला बोल रहा है कोपरा अप्लाइज ओनली टू गुड, कोपरा जो है वो केवल गुड्स पे होता है, नहीं। पहले हम कोपरा का फुल फॉर्म जानते हैं। कोपरा का फुल फॉर्म होता है कंसोलिडेटेड ऑमनिबस बजट रिकन्सिलेशन एक्ट। ये जो होता है ये एक टाइप का लॉ होता है जो 1985 में पास हुआ था। ये गुड्स के लिए नहीं होता है बल्कि सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड कर, ओनली टू गुड्स नहीं, सभी के लिए सिक्योरिटी रहता है। तो ये हमारा जो है ट्रू है, नॉट ट्रू सॉरी ट्रू नहीं है, क्योंकि ओनली टू गुड्स का है, गुड्स के लिए बस नहीं होता, वो सभी के लिए होता है। सेकंड है भारत दुनिया के उन देशों में है एक है जहां उपभोक्ता निवारण के लिए विशेष न्यायालय, बिल्कुल सही है। यदि किसी उपभोक्ता को लगता है कि उसका शोषण हुआ है तो उसे जिला उपभोक्ता न्यायालय में अवश्य मामला दर्ज कराना चाहिए, बिल्कुल सही है। जब नुकसान का मूल्य अधिक हो तभी उपभोक्ता न्यायालय में जाना लाभप्रद होता है, बिल्कुल सही है। हॉलमार्क आभूषणों के मानकीकरण को सुनिश्चित करने का प्रमाणन है, बिल्कुल सही। हॉलमार्क जो है तो सुनिश्चित करता है। 6 है हमारा उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया बहुत सरल और त्वरित है, नहीं बहुत ईजी नहीं है और थोड़ा टाइम लेता है, तो 6 नंबर सही नहीं है। उपभोक्ता को उससे हुए नुकसान के अनुपात में मुआवजा देने का पाने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन है? 1 और 6 का है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन 1 और 6 यानी कि ऑप्शन 2 पे हमारा राइट आंसर होगा। चलिए पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगी तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा एक बार। ये स्क्रीन छोटी पड़ रही है इसलिए पूरे क्वेश्चन नहीं आ पा रहे हैं। चलिए इसमें भी हमारा बड़ा सा ऑप्शन हो गया। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेंगे फिर हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 हमसे पूछ रहा है कि वैश्वीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, ट्रू है, ये चेक करिएगा। चलिए देखते हैं। वैश्वीकरण से विकसित देश प्राय अधिक लाभान्वित होते हैं, बिल्कुल सही है ये। वैश्वीकरण से विकासशील देश के कामगारों के निर्वाह दशा में सुधार होता है, ये भी सही है। थर्ड है वैश्विक विभिन्न देशों के बीच त्वरित अंतः संबंध या एकीकरण स्थापित करने की प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय सीमेंट उद्योग वैश्वीकरण से बहुत प्रभावित हुए हैं, गलत है ये। वैश्वीकरण में न्याय संगत उद्देश्यों की प्राप्ति में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रमुख भूमिका होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सही कौन कौन सा है? 1 2 3 और 5। सो ये ऑप्शन हमारे मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 पे। सो राइट आंसर ऑप्शन 1। और कहाँ पे मिल रहा है हमारा? 1 2 3 5 ऑप्शन नंबर 1। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में। 2 क्वेश्चन बचे हैं। इन SHH यानी कि SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज और टेकन बाई, जो बहुत सारे डिसीजन होते हैं सेविंग और लोन से रिलेटेड, वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो ये हमारे जो है लिए जाते हैं उनके मेंबर्स के द्वारा। सो राइट आंसर ऑप्शन 2 दैट इज मेंबर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। हु कैन ऑब्टेन वी कैन ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री बाय कैलकुलेटिंग। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की जानकारी हम गणना करनी चाहिए, कैसे करते हैं? तो हम करते हैं उस देश की राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या में भाग दे करके। सो राइट आंसर ऑप्शन 2 दैट इज बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। तो इस प्रकार से हमारे टॉप 40 क्वेश्चन हो गए। आप बहुत ज़्यादा रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा और आप एग्जाम में अपना बहुत अच्छा करिएगा। अभी आपकी और वीडियो आएगी ताकि आप जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।